सदियों से है पुरानी यह यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक श्राप है, यक्षिणी एक अभिशाप है। यक्षिणी यक्षिणी डायन या देवी। यक्षिणी जो कि इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी खूबसूरती में फंस जाएगा। यक्षिणी ने बंगला मोड़ा और रोका मुच्चा गांव में अपनी अराजकता पैदा कर दी थी। यक्षिणी विष्णुई नदी पार कर रहे मर्दों के साथ संभोग कर उन्हें अपना शिकार बनाती थी। गांव वालों को लगता था कि ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का ठिकाना है, तो गांव वालों ने अलग अलग धर्म के पुजारी के साथ मिलकर कोठी को बंद करवा दिया था। कोठी के साथ साथ गांव में होने वाली मौतें भी बंद हो गई थी, लेकिन 13 साल बाद युग ने वो कोठी खोल दी। कोठी खोलने के साथ साथ यक्षिणी ने शिकार करना भी शुरू कर दिया, और इस बार यक्षिणी ने केवल मर्दों का बल्कि औरतों का भी शिकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्यों? कहा जाता है कि यक्षिणी दूसरे लोक से आई हुई देवी थी जो एक श्राप के कारण डायन बन गई थी। आखिर क्या था वह श्राप? किसने दिया था यह श्राप? रात के 2 बज रहे थे और विराट असम और मेघालय के बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर कर रखा हुआ था। नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक का पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था, दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल टॉर्च के सहारे नदी पार कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। विराट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना बोलो। मोबाइल से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वंदना, बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधा तुम्हारे पास। वंदना की घबराते हुए आवाज़ सुनाई देती है। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हैं? और नहीं तो क्या? अब तुम्हें तो पता ही है ना कि इस बंगला मुड़ा गांव से रोनका मुच्चा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना नदी के पास वो घूमती है? विराट हैरानी के साथ पूछता है। वो घूमती है मतलब कौन? आपको सब पता है, फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना। नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी न कहाँ बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुनाई है। विराट अपनी बात पूरी करता है उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना, और जो हुआ है उसके लिए उसे माफ कर देना। अब ये कभी उनका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होता है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ भी नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ ना। आप ना जल्दी से आ जाइए, बस आ रहा हूँ। बस ये नदी तो पार कर लो पहले। अच्छा मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या बोल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ़ कीजिए।
आफी फिक्र में तो मैं भूल ही गई। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल ही गई थी ना तो उसकी सजा भी मिली तुम्हें। सजा के लिए तैयार है ना? वंदना प्यार से पूछती है। अच्छा, तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना और शर्माती हुई कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? ठीक है, आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका, जल्दी आना। वंदना फ़ोन को कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही थे तभी उसको पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट को लगता है कि कोई लड़की उसके पीछे से भागती हुई निकली हो। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ पर था वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया है और वही वहम डरा रहा है मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। वह 1-2 कदम ही चला था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की बजने की आवाज़ और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बातें सच नहीं थी? ये तो यक्षिणी तो नहीं है? विराट उसे काले साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है? कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा भी बिछाया हुआ था। विराट अपनी मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारता है। जब उस काले साये पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो विराट देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 24 साल की और लंबाई 5 फुट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे, गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लगता है जैसे उसके बदन में आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? वह यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम मुझसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना?
उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात तो क्या कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूँगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी के रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्म की गर्मी से रेत और उसके शरीर पर चिपक गई। उस लड़की के जिस्म से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे के पसीने की बूंदें यह साफ जाहिर कर रही थी कि वह अब थक चुका है और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली है। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। विराट अपनी चरम सीमा अवस्था में पहुंचने वाला था। उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के वक्स पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्स पर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर होने लगता है। उसी वक्त यक्षिणी दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। विराट उसका चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे यक्षिणी की आंखों में अपनी मौत दिख रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तो तू ये भूल ही गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तो मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट की सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पहने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही, भोली बेटा नहीं है। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है। उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं। विराट के शरीर का खून नाखून के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के अंदर जा रहा था वो जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख कर सफ़ेद पड़ चुका था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी पर उसकी धड़कन अब भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और कहती है, रामो न रामो, रामो न रामो, रामो न रामो, रामो न रामो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ बाहर निकालने लग जाती है। जैसे यक्षिणी अपना हाथ बाहर निकालती है विराट दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो कि सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था एक बंद कमरे में सफ़ेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी जिनमें करीब 1000 से भी ज़्यादा बुकें थी। टेबल के ऊपर ही एश ट्रे थी जिसमें कुछ आधी जली और कुछ पूरी जली सिगरेट एश पर रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ, अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा। विराट की मौत पर क्या करे, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उस अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करता है। फ़ोन के अंदर से उबासी मिलती हुई आवाज़ सुनाई देती है, हेलो कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये बात तो आप सुबह भी बता सकते थे, इतनी रात को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? लेखक सिगरेट का कस खींचते हुए कहता है, क्या कहा इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है बस। लेखक ने इतना कहा ही था तभी उसकी नज़र अपने हाथ की पुरानी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रही थी। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है कि अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी सी लगन के साथ कहानी लिखते हैं, आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता है। हाँ ये तो है, देखना जब ये किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात भर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी है सर, आखिर आपकी कहानियों में जान जो होती है, इतनी जान के सोए मुर्दे को भी जगा दे और उन्हें भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे आपकी कहानी का नाम क्या है सर? इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डायन। मोबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज़ सुनाई देती, क्या कहा सर, यक्षिणी? हाँ यक्षिणी, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो गए हो? सर मैंने सुना है कि ये जो यक्षिणी है वो आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहाँ पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब यानी वही सब करके मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता? जिस गांव में यक्षिणी रहती है उसी गांव में रहकर उस पर कहानी लिखना, अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम समझते हो। मतलब यह कि यक्षिणियाँ बहुत अच्छी होती है, इतनी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना होती है कि पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसी घटना सर मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में बहुत से लोग हैं जिसमें देवी देवता असुर राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोगों में विष्णु लोक सबसे ऊपर और सबसे निचला लोक यक्ष और यक्षिणियों और अप्सराओं का है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। ये लोग पृथ्वी इसके सबसे नज़दीक उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ता है, ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंचती है। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से एक ही यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी जिसको एक अभिशाप मिला था, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आओ किस अभिशाप की बात कर रहे हैं?
उसे यह अभिशाप किसने दिया था? इस दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई यक्षिणी को अभिशाप मिला। आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया? ऐसे ही अमेजिंग हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।